Assalamualaikum to all of you. I'm Mohammad Uzair Ali Khan and you're watching my YouTube channel. This is the second part of NUMS MCQs 2020. जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके फर्स्ट पार्ट लाजमी देखें ताकि 1 से लेकर 10 तक की जो MCQs हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो भी आपके क्लियर हो. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11. So the question is, which one of the following angle of projection of a projectile if its range is equals to its height? कह रहा है कि कौन सा एंगल होगा जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की रेंज बराबर हो प्रोजेक्टाइल की हाइट के. जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्हें अच्छे से याद होगा कि हम इस एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसने कहा है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो बराबर होनी चाहिए उस प्रोजेक्टाइल की हाइट के, यानी कि रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो यहां रेंज की जगह पे रेंज का फॉर्मूला दैट इज v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. आगे इज इक्वल्स टू हाइट की जगह पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला दैट इज v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, दोनों साइड पर मैंने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी. अब देखो जी क्या हो रहा है, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जी से जी कैंसिल हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है साइन 2 थीटा. यहाँ पर साइन 2 थीटा से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आ रही है एक मैथमेटिक्स की, जो कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. मैंने क्या किया है, साइन 2 थीटा को खोल के लिख दिया जो कि बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है. आगे इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज. अब देखो यहाँ पे एक साइन से एक साइन हो गया कैंसिल, क्या बचा 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. अच्छा, यहाँ जो अपॉन में 2 था साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जो 2 था, ये 2 इससे डिवाइड हो रहा था, इसको मैं इज इक्वल्स टू के उधर ले आऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 में इधर ले आया. ठीक है. अच्छा, अब क्या हो रहा है 2 2 4 हो रहा है. आगे ये cos जो है ये इस 2 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके साइन से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. अच्छा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर किसके होता है जी, टेंजेंट के होता है. तो साइन अपॉन कोस की जगह पे टेंजेंट 4 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. हमको एंगल चाहिए, टेंजेंट इस थीटा से मल्टीप्लाई और उधर जाएगा 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब टेंजेंट है फंक्शन है तो इनवर्स की सूरत में आएगा. तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इनटू 4. जब आप टेंजेंट इनवर्स 4 निकालते हो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. आई होप के पूरा सॉल्यूशन आपके समझ आया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12. द क्वेश्चन 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल्स टू डैश. ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी चेंज इन मोमेंटम, ऑप्शन डी वेलोसिटी. कह रहा है कि प्रोडक्ट किसकी, फोर्स और टाइम की. फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट बराबर किसकी होती है. अगर आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला याद होगा, F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी. ऐसे ही है, उसने कहा है फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट, तो ये T इस डेल्टा पी से डिवाइड हो रहा है, उधर चला जाएगा तो F से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मेरे पास क्या आएगा, F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल्स टू डेल्टा पी. तो फोर्स और टाइम की आपने प्रोडक्ट की तो बराबर किसके है, डेल्टा पी के. डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द क्वेश्चन 13 इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश. वही बात कर रहा है, कह रहा है कि जितने वक्त में जितना मोमेंटम बॉडी का चेंज हो रहा है वो बताओ क्या कहलाता है. हम जानते हैं जितने वक्त में जितना मोमेंटम बॉडी का चेंज होता है दैट इज कॉल्ड force. So the correct option is option A. Now let's discuss the MCQ number 14. The question is, a 10 Newton force moves a body around a circular path of radius 50 centimeter. What is work done in completing one revolution? कह रहा है फोर्स है जो कि कितनी है 10 न्यूटन की, और 10 न्यूटन की फोर्स बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दे दिया 50 सेंटीमीटर. कह रहा है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में बॉडी ने कितना वर्क किया वो बताएं. हम जानते हैं कि जो वर्क है दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट क्या है, वर्क. फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है.
और याद होगा आपको कि प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर अपना एक क्लोज्ड पाथ में मूव करे, मतलब क्लोज्ड पाथ से मुराद जिस पॉइंट से बॉडी चलना शुरू हुई उसी पॉइंट पर अगर बॉडी वापस आ जाए तो ये क्लोज्ड पाथ है, मतलब सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो क्लोज्ड पाथ में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे आप एस पे एरो हेड या डी पे एरो हेड से शो कराओ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो क्लोज्ड पाथ में। तो यहाँ आप डी की जगह पे जब जीरो पुट करोगे तो वर्क क्या आएगा, जीरो। तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करे, रेक्टेंगल में मूव करे या स्क्वायर में मूव करे, मतलब क्लोज्ड पाथ हो, अगर क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा हो तो आप आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जीरो, क्योंकि क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 3 किलोग्राम स्टोन फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर हाइट। कह रहा है 3 किलोग्राम की बॉडी है जो कि 20 मीटर की हाइट से फॉल हो रही है। आगे कह रहा है फाइंड इट्स फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर हाइट। कह रहा है कि जब बॉडी 10 मीटर की हाइट पर पहुंच जाए तो उस वक्त उसकी जो स्पीड होगी आपने वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है जी, और इस ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट से बॉडी ने गिरना शुरू किया नीचे की तरफ। अच्छा, गिरते 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 जब वो इस पॉइंट पे आई जो कि 10 मीटर की हाइट है, इस पॉइंट पर कह रहा है बॉडी की स्पीड बताओ कितनी होगी। डेटा के अंदर अगर मैं डेटा बनाना चाहता हूं तो मास मुझको दिया है 3 किलोग्राम। आगे क्या दिया है उसने, मास के अलावा 20 मीटर की हाइट से फॉल हो रहा है और 10 मीटर की हाइट पे आपको मालूम करनी है उसकी स्पीड। यानी कि अगर आप 20 में से माइनस करो 10 को, तो ये जो हाइट है दिस एच इज 10 मीटर। तो हाइट आपके पास है, कितनी है हाइट, 10 मीटर की हाइट हो गई। अच्छा, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो डेफिनेटली जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस वक्त बॉडी को 20 मीटर की हाइट से फेंकना शुरू किया था, तो फेंकने से पहले वो बॉडी जब हाथ में थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी फेंकने से पहले। और जब वो आने वाली है 10 मीटर की हाइट पर तो उस वक्त वेलोसिटी मालूम कर रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मालूम कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो देखो आप जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर तो आपका खत्म। क्या बचा, 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर बचा। अच्छा, आपको vf चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो vf इज इक्वल्स टू 2gh। vf तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2gh स्क्वायर रूट के अंदर फंस जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज आर vf एज इट इज इक्वल्स टू रेडिकल 2 मल्टीप्लाई g की जगह पे g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई h की जगह पे h की वैल्यू भी 10। अच्छा जी, अंडर स्क्वायर रूट 2 10 से 20 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो vf इज इक्वल टू 20 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 200। अच्छा जी, अब यहां पर बच्चे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है 200 रेडिकल में। तो यहां पर बच्चे कहते हैं जी सर रेडिकल से 200 कैसे निकालें। तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, बहुत इजी टेक्निक है। वो क्या है, गौर से समझो। आपने इस 200 को ब्रेक करना है, ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसको आप इजीली रेडिकल से बाहर निकाल सको। अब मैं ऐसे नंबर में अगर ब्रेक करता हूं तो मैंने कहा यार अच्छा हम जानते हैं 200 को मैं अगर ऐसे ब्रेक कर दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो 2 को जब वापस 100 से जोड़ोगे 200 आएगा। लेकिन ऐसे ब्रेक करने से क्या फायदा हुआ, ये 100 इजीली बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से 10 की सूरत में। लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ सकता, कोई मसला नहीं है, 2 को अंदर रहने दो। तो vf इज इक्वल टू ये 10 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया रेडिकल में 2। अच्छा, इस 2 का रेडिकल बच्चे को मालूम होता है, नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1.4। तो vf इज इक्वल टू ये 10 आगे मल्टीप्लाई 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो 1.4। जब 10 मल्टीप्लाई होगा 1.4 से तो ये पॉइंट खत्म, क्या आ जाएगा 14। यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 14 मीटर पर सेकंड। कहां है हमारे पास, ऑप्शन बी। अच्छा जी, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। द 16 इज द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स। कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो बताओ क्या है। देखो जी, ये ग्राफ है, y एक्सिस पर आपने लिए फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
एक्स एक्सिस पे आपने लिया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। इस ग्राफ का ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया मालूम कर रहा है। अच्छा याद रखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको बताता है वर्क। हमें कैसे पता जी? अगर आप भूल जाओ तो याद रखने के लिए एक टेक्निक दे देता हूं, तो उससे आपको इजीली याद रहेगा। जो भी दो क्वांटिटीज हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, इनके यूनिट्स को आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मल्टीप्लाई कर दो किससे? डिस्प्लेसमेंट के यूनिट से। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन को मीटर से। हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर मिलकर बनाता है क्या? जूल। और हमें पता है जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होता है उसका एरिया हमको वर्क बताता है। Question number 17. The question number 17 is kilowatt hour is the unit of dash. हम जानते हैं कि kilowatt hour is the unit of energy. तो kilowatt hour is the unit of energy. देखो जी कहाँ है एनर्जी? ये रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So the correct option is option A. अच्छा हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 किलो जूल। तो ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18। The food we eat in one day has about the same energy as। जो फूड हम रोजाना खाते हैं उसमें कितनी एनर्जी होती है? उसमें 0.33 लीटर ऑफ पेट्रोल जितनी एनर्जी होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। वन कंप्लीट सर्किल इज इक्वल टू डैश। एक कंप्लीट सर्किल कितने रेडियस के बराबर होता है? हम जानते हैं 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 19 के बाद 26 पे कैसे आ गए जी? तो वो ऐसे आ गया है कि स्टूडेंट ने मुझे जो टेस्ट भेजा था उसके अंदर एक पेज मिस था, जिसपे 20, 21, 22 ये नहीं थे। तो इसलिए क्वेश्चन 26, रेड लाइट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक डार्क रूम बिकॉज ऑफ डैश। कह रहा है रेड लाइट आप फोटोग्राफिक डार्क रूम में क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं जी? ऑप्शन ए में कह रहा है मोर फ्रीक्वेंसी लेस वेवलेंथ। ऑप्शन बी में कह रहा है लेस फ्रीक्वेंसी लेस वेवलेंथ। हम जानते हैं रेड लाइट जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जहां पे लेस वेवलेंथ है वो ऑप्शंस तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों नहीं हो सकते। अच्छा हम जानते हैं जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अच्छा ऑप्शन डी में कह रहा है मोर फ्रीक्वेंसी मोर वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी मोर हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रेड लाइट इस वजह से डार्क रूम में यूज की जाती है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह गई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।